हम जब रियलिज्म और लिबरलिज्म पढ़ रहे थे, हमारा फोकस वॉर और पीस था। ठीक है, हमारा फोकस था कोऑपरेशन होती है, किन कंडीशंस के अंडर होती है, या कोऑपरेशन नहीं होती। ठीक है, हमने इकोनॉमिक इश्यूज को उस तरह से डिस्कस नहीं किया। तो जो थर्ड डिबेट है आईआर में, वो डिबेट है जिस वक्त आईपीई ने आके ट्रेडिशनल थीरीज को चैलेंज किया है, इन अ सेंस के उनने ये बताया है कि वॉर और पीस और कोऑपरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और वो चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती हैं। तो ये हम चल के देखेंगे कि वो चीज़ें क्या हैं और वो कैसे रिलेट करती हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। लेकिन स्टार्ट करते हैं सिंपली कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या चीज़। पॉलिटिकल इकोनॉमी इस रिकग्निशन का नाम है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये आपस में, जैसे इसके नाम से सजेस्टेड है कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब स्टेट, इकोनॉमिक्स मतलब मार्केट्स। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली इस रिकग्निशन का नाम है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ये दो अलग स्फीयर्स नहीं है। ठीक है, एक को पढ़ने के लिए हमें दूसरे को समझना ज़रूरी है, और दूसरे को समझने के लिए हमें पहले को पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। ठीक, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इस सिंपल रिकग्निशन का नाम है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी डिस्कशन को जो हमारे पॉलिटिक्स के इश्यूज होते हैं उनसे हटा के प्रॉस्पेरिटी पे, पावर्टी पे, ग्रोथ पे, अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, डेवलपमेंट पे, इन पे ले आती है। ठीक है, फिर पावर्टी, कौन रिच है कौन पुअर है, ग्रोथ हो रही है कंट्री में नहीं हो रही, कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। रिकग्निशन का मतलब है कि आप ये देखोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी परफॉर्म हो रही है, ठीक, वो किसी ब्रॉडर स्फेयर में हो रही है। जो मार्केट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मार्केट्स जो है कोई रूल्स जो हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क है जिनके अंडर वो मार्केट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको बता रही हैं कि आपने बैंक अकाउंट खोलना है तो कैसे खोलना है, आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो कितनी करनी है, आपने बिज़नेस इस्टेब्लिश करना है तो आपके कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन सा बिज़नेस आप जो है वो किस तरह रन कर सकते हो, किस बिज़नेस पे आपने कितना टैक्स देना है, कौन से बिज़नेस को गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है, कौन से बिज़नेस को गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज नहीं करना। बेसिकली ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। ठीक है, सुना होगा ना आपने कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट जो कंपनीज है उनको सब्सिडी देती है, उनको गैस पे, उनको बाकी चीज़ों पे। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जो आप लोग जाते हो जिस वक्त कोई चीज़ बाय करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, उस पर जो टैक्स लगा होता है, उस पर जो टैरिफ लगा होता है, जो चीज़ कितनी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही, वो डायरेक्ट रिलेट करती है कि आपकी पॉलिटिक्स के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में काम करती है जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क स्टेट ने या इस पॉलिटिकल एंटिटी ने सेट किया हुआ होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो वेल्थ है, वो भी रिलेट करती है पावर से, स्ट्रेंथ से। यानी जो कंट्रीज ज़्यादा वेल्दी होती हैं उनके पास ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि वो और ज़्यादा पावर गेन कर सकें, चीज़ें बाई कर सकें, रॉ मटेरियल बाई कर सकें। आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होंगे, पैसे होंगे, वेल्थ होगी, आप जो है वो F-16 लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इकॉनमी पॉलिटिक्स से रिलेट करती है, पॉलिटिक्स जो होती है इकॉनमी से रिलेट, दोनों का आपस में एक एक कनेक्शन है, दोनों का आपस में लिंक है।
और इसी लिंक को समझने का नाम, इसी लिंक को सामने रख के चीज़ों को देखने का नाम पॉलिटिकल इकॉनमी है। और इसी को जिस वक्त आप इसी कंसेप्ट को जिस वक्त आप अप्लाई कर देते हो इंटरनेशनल स्फेयर पे, जिसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी कहते हो या जिसको आप ग्लोबल पॉलिटिकल इकॉनमी, जो भी आपको इसमें से जो है वो नाम अच्छा लगता हो, कहते हो, वो इसी डिस्कशन को इंटरनेशनल स्फेयर पे अप्लाई कर देती है कि इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो हम सिर्फ पॉलिटिकल उससे नहीं समझ सकते, उसमें हमें इंटरनेशनल ट्रेड को भी देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल फाइनेंसिस को भी देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनली जिसको रियलिस्ट कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो इंटरनेशनल सिस्टम पॉलिटिकली या वो इंटरनेशनल सिस्टम इकोनॉमिकली क्या है, ठीक है। अगर इकोनॉमिकली वो कैपिटलिज्म है, तो वो कैसे इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। जो दुनिया में ट्रेड हो रही है, जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो सारी कैसे हो रही है, और वो हम सारे कैसे इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे जो पॉलिटिकल इकॉनमी का पर्सपेक्टिव है। तो पॉलिटिकल इकॉनमी सिर्फ सिंपल इस रिकग्निशन का नाम है। ये जो कम्प्लेक्स इंटरप्ले है इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिक्स का, जिसमें हम एक को दूसरे से इलादा नहीं कर सकते। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो इस रिकग्निशन को लेके नहीं चलती थी, उनके नज़दीक जो फोकस था, इश्यूज थे, वो डिफरेंट थे, ठीक है। अभी तक हमने वॉर की बात की है, पीस की बात की है, वो कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है, हमने कोऑपरेशन की बात की है, हमने इंस्टीट्यूशंस की बात की है, लेकिन हमने जो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि जो हम इसमें देखेंगे, वो हमने इसमें डिस्कस नहीं किए। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में और आईपीई में जो थर्ड डिबेट है वो यही चीज़ है कि ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पिक्चर हमें दे रही हैं, वो पिक्चर बहुत ही वन साइडेड है, और उसमें काफ़ी कुछ जो है वो छोड़ दिया गया है। और वो जो छोड़ दिया गया था, वो आईपीई उठा के डिबेट में, थर्ड डिबेट में वापस आई थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें इस पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। और ये रिकग्निशन हमें, यानी आईपीई की अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखना चाहें आईआर में, तो वो भी रफली अराउंड 1960s और 70s है, जिसमें ये डिबेट आई है और जिसमें ये डिस्कशन स्टार्ट हुई है। इससे पहले इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। इस डेकेड में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है, या इकोनॉमिक क्राइसिस जो स्पेशली 1970s में दुनिया को फेस करने पड़े। आपको अगर याद हो, अगर आपने पढ़ा हो ब्रेटन वुड्स सिस्टम, किसने पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा? नहीं? वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो दुनिया के वेस्टर्न स्पेशली कंट्रीज थी, वो सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई एक मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंस का सिस्टम, मैकेनिज़्म, रूल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो हमें, क्योंकि 45 से पहले अगर आपने ग्रेट डिप्रेशन देखा हो जो आया था 1930s में, तो ग्रेट डिप्रेशन की एक कॉज ये भी था कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे उस तरह से। तो जो ब्रेटन वुड रजीम है या ब्रेटन वुड सिस्टम है, हम इस वक्त डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन वो बेसिकली उन इंस्टीट्यूशंस का नाम है, उन रूल्स का नाम है जो उस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे, तो सिर्फ वेस्टर्न नहीं थे, बाकी सारे भी उसमें पार्टिसिपेट किया किसी हद तक, और जिसके नतीजे में हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये इंस्टीट्यूशन हमें मिले, और जिसका मकसद ये था कि जो आपकी करेंसी है इसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है, इसकी पैरिटी इस्टेब्लिश की जाए दुनिया में। अगर आपने दुनिया में ट्रेड करनी है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, लिबरल्स जो है दुनिया में ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर ये कैसे हमने डिटरमिन करना है कि आपके मुल्क की करेंसी और मेरे मुल्क की करेंसी की क्या वैल्यू है, पैरिटी क्या है बीच में, ठीक है।
तो हमारा कोई ग्लोबल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सिस्टम होना चाहिए जो इस सारे मैकेनिज़्म को ओवरलुक करे। तो ब्रेटन वुड जो थी रजीम, उसमें ऐसे ही मैकेनिज़्म बनाए गए जिसमें सारी करेंसीज जो थी उन सब करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ पैक किया गया और फिर यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ पैक कर दिया गया। अब आपको एक सिस्टम वजूद में आया कि आपको पता चल सकता है कि किस करेंसी की कितनी वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है। जब आप मार्केट में जाओगे, इंटरनेशनली ट्रेड करोगे, आपके पास आपके पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे, नेक्स्ट जो कंट्री है वो आके जो है वो कोई डॉलर लेके आती है, कोई और करेंसी लेके आती है, तो आपने इस्टेब्लिश कैसे करना है कि इसका एक्सचेंज रेट क्या हो। ठीक, तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में ब्रेटन वुड रजीम जो है वो इस बेसिक डेफिसिट को दुनिया से दूर करना चाहती थी इंटरनेशनल सिस्टम से, कि हम सब करेंसीज जो है वो आपस में एक्सचेंज हो सके। ठीक, तो उसमें सब करेंसीज डॉलर के साथ पैग हो गई कि सब करेंसी का डॉलर के साथ कोई रिलेशनशिप है। और फिर डॉलर की हमने वैल्यू कैसे तय कर दी है कि डॉलर जो है वो गोल्ड के साथ उसका लिंक हुआ है कि रफली $35 का एक आउंस या इसके कुछ लगभग जो है वो गोल्ड की वैल्यू थी। तो इसको हम जो है वो ब्रेटन वुड रजीम कहते हैं, ये वो इंस्टीट्यूशन थे। 1970 में क्या हुआ, 1970 जो है बड़ा टर्माइल का एक डेकेड है, जिसमें आपकी एक तरफ जो है वो वियतनाम वॉर भी हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आपके मिडल ईस्ट में जो है वो एक अरब इसराइल वॉर भी जारी है। उसके बाद यूएस में हाई इन्फ्लेशन हुई हुई है। फिर 1973 में जो ओपेक है उसने ऑयल एम्बार्गो जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। और वियतनाम वार की वजह से और गोल्ड रिजर्व जो है वो यूएस के डिप्लीट होने की वजह से अचानक ही यूएस ने जो उसकी करेंसी गोल्ड के साथ टाई हुई हुई थी वो टाई उसने ख़त्म कर दी। ठीक है, उसको डी पैक कर दिया, जिसकी वजह से आज भी हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी करेंसीज है वो फ्री फ्लोटिंग करेंसीज हैं। ठीक है, वो मार्केट जो होती है वो तय कर रही होती है कि किस करेंसी की कितनी वैल्यू है, फ्रीली फ्लोट कर रही होती है। तो 70s में फिर ये रियलाइजेशन हुई इतने क्राइसिस के बाद कि ये जो इकोनॉमिक स्फेयर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, इनका पॉलिटिक्स पे भी, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी जो है वो काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो एक ये रियलाइजेशन थी। फिर इस डेकेड में 50s में 60s में साथ साथ आपको पता है पैरेलल जो है वो डीकोलोनाइजेशन भी हो रही है। कुछ नए मुल्क जो है वो बन रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, और नए मेंबर्स जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐड हो रहे हैं। और उन नए मेंबर्स में जो मुल्क ऐड हो रहे हैं उनमें से कुछ मुल्क जो है वो गरीब हैं, यानी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी वेल्थ नहीं है। तो ये इशू जो है वेल्थ का, पावर्टी का, ये अचानक से जो है ग्लोबल स्केल पे भी सामने आया। और जो वहाँ पे हो रहा था यूएस में उस वक्त इकॉनमी में, ये सारे मिल के ये रियलाइजेशन हमें मिली कि पॉलिटिकल इकॉनमी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको जो है वो आपस में अलग अलग नहीं कर सकते। यानी इसलिए 60s 70s में रफली जो है ये डिबेट और ये पर्सपेक्टिव जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आया। और फिर कोल्ड वार के बाद स्पेशली जैसे कोल्ड वार ख़त्म हुई है और हमने देखा है कि जितने भी नए मुल्क थे, एक तो हमें ये रियलाइजेशन मिली है कि कोल्ड वार की ख़त्म होने में इकोनॉमिक्स का, इकॉनमी का बहुत बड़ा रोल था। यानी यूएसएसआर की जो इकोनॉमिकली कोलैप्स किया था उसने, यानी ये भी पता चला कि इकोनॉमिकली जो स्टेट्स जो होती हैं वो अगर सस्टेन अपने आप को नहीं कर सकती तो वो ग्रेट पावर्स भी नहीं रह सकती। फिर जो नई कंट्रीज़ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से वजूद में आई, उनमें भी वो नई कंट्रीज़ जो थी वो पॉलिटिकली भी कुछ यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनना चाहती थी, यूरोपियन कम्युनिटी में इंटर होना चाहती थी, इकोनॉमिकली भी वो सारा कुछ जो है वो हासिल करना चाहती थी। तो ये सब मिल के जो डेकेड है 60 70 80 का, इसमें ये हमें रियलाइजेशन मिली है पॉलिटिकल इकॉनमी जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये पर्सपेक्टिव सामने आया। तो आईपीई में हम तीन रफली जो है वो पर्सपेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, तीन कह लें थीरीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर पॉलिटिक्स और इकॉनमी वन एंड द सेम थिंग है, एक दूसरे से इतने इंटरकनेक्टेड हैं, तो फिर इसके नीचे कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स आते हैं जो हमें
इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बताते हैं कि क्या है। तो रफली ये तीन थीरीज जो है या तीन ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हम इसमें देखेंगे कि आईपीई में तीन कौन सी ब्रॉड थीरीज हैं, ठीक। और फिर बाद में हमारी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ जो मार्क्सिज्म के आगे वर्जन्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो फोर रनर है जो इसका आईपीई का वो बेसिकली मार्क्सिस्ट ही है, और हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ये रफली कोरिलेट करते हैं मर्केंटलिज्म को, अगर आप कहें तो एक तरह से ये एक रियलिस्ट व्यू है। ये रियलिस्ट व्यू है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये जैसे कि इसके नाम से जाहिर है लिबरल व्यू है, और ये एक मार्क्सिस्ट व्यू है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को देखने का। जो मर्केंटलिज्म है वो हमने पहले शायद डिस्कस किया था कि लिबरल इकोनॉमिक्स के आने से पहले रफली 16-18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं यूरोप की, ठीक है, 16-18 सेंचुरी यूरोप में जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी यूरोप की या यूरोपियन कंट्रीज की, आज हम कहते हैं ना इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो फ्री ट्रेड है और इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कैपिटलिज्म है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी उस वक्त थी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कहते हैं मर्केंटलिज्म, ठीक है। ये बहुत नेशनलिस्ट एक इकोनॉमी का व्यू था कि आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो गोल है वो सिर्फ स्टेट को स्ट्रेंथन करना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड आप इसलिए कर रहे हो कि उससे स्टेट को फ़ायदा हो। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं कर रहे कि उससे स्टेट को फ़ायदा नहीं है। और इसमें जो ट्रेड का व्यू था इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, या इंटरनेशनल स्फेयर में स्टेट्स जो हैं वो ट्रेड कैसे करती हैं, वो बड़ा कन्फ्रंटेशनिस्ट व्यू था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उससे स्टेट्स को, हम कहते हैं ना आज हम कोऑपरेट करते हैं ट्रेड में, हमें फ़ायदा होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से गेन करती है। इसका बिल्कुल उलट था कि आपने किसी कंट्री के साथ ट्रेड में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना अनलेस कि उस ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से आपको एक्सप्लिसिट फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ज़ीरो सम गेम थी कि अगर आप ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हो तो उसी ट्रेड में पार्टिसिपेट करोगे जिसमें आपका फ़ायदा है, जिसमें फ़ायदा नहीं है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि आपका नेशनल जो ट्रेजर है वो, उसका जो बैंक है वो भरा जा सके। जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा, जिसके पास जितने ज़्यादा जो है वो सिल्वर होगा, रिसोर्सेज होंगे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी। इसके लिए जो मर्केंटलिस्ट व्यू था, एक तरह से इसी ने कोलोनाइजेशन पे इंस्पायर किया। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो जिस वक्त रिसोर्सेज एक्वायर करना चाहती थी, तो वो जो कोलोनाइजेशन के पीछे फिलॉसफी थी वो एक तरह से मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी थी कि आप जाओ और आप कॉलोनाइज करो और आप वहाँ पे जो है उन कॉलोनीज को एक्सप्लाइट करो और उनकी चीज़ें आप यूज़ करो, और वहाँ से आप जो है कॉटन और वहाँ से सिल्वर और वहाँ से गोल्ड आप हासिल करो ताकि आप खुद स्ट्रांग हो। इसी पॉलिसी की वजह से यूरोप में अपनी भी इंटर यूरोपियन वॉर जो है वो काफ़ी रही, ठीक? तो आज भी हम इसकी यानी कुछ फॉर्म्स देख सकते हैं, जैसे मर्केंटलिज्म में जो कॉलोनीज थी वो इवन अपनी मर्जी के बगैर ट्रेड भी नहीं कर सकती थी। क्या पूछना है जी? 16 से 18 सेंचुरी रफली। 18 सेंचुरी में हम देखेंगे आगे जो है वो एडम स्मिथ की बर्थ होगी और वो एक नई इकोनॉमिक फिलॉसफी लेके आएगा जो इस सब को चैलेंज करेगी।
लेकिन हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मर्केंटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कि मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी क्या थी और उसने कैसे कॉलोनाइजेशन को, एक्सप्लॉयटेशन को इंडोर्स किया, और इसी के रिस्पांस में फिर लिबरल इकोनॉमिक्स जो है उसने जन्म लिया। लेकिन इससे पहले कि हम लिबरल इकोनॉमिक्स पे जाएं, आपकी बुक में एक होगा टेबल, अगर आप देखें 6.3, टेबल आप 6.3 देखें, इसमें जो मर्केंटलिज्म के मेन पॉइंट्स हैं वो समराइज किए गए हैं, और इन्हीं को हम बाद में लिबरलिज्म से और मार्क्सिज्म से कंपेयर करेंगे, हमें एक अच्छा जो है वो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इसमें मर्केंटलिज्म कहता है कि पॉलिटिक्स जो होती है वो डिसाइसिव होती है। यानी हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना आईपीई की थीरीज में, कि जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है वो इन तीन पर्सपेक्टिव्स में कैसे देखा जाता है। तो जो मर्केंटलिस्ट थे उनके नज़दीक इकोनॉमिक्स जो है वो एक टूल है, ठीक है, और उस टूल को आपने यूज़ करना है स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए। असल गोल क्या है? स्टेट की स्ट्रेंथ, ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो है उसके लिए एक टूल के तौर पे यूज होगी। और मेन एक्टर्स जो हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस, इसमें मेन एक्टर्स क्या हैं? स्टेट्स हैं, ठीक। और नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है? कन्फ्लिक्चुअल है, जीरो सम गेम है, ठीक है, या एक बंदा बेनिफिट करेगा या दूसरा बंदा लूज करेगा, ठीक है। जो भी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा दोनों उसमें गेन नहीं करेंगे, ठीक। और गोल क्या है? स्टेट पावर। तो ये सिंपली आप उसको देख के इसके मर्केंटलिज्म के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप समराइज कर सकते हैं कि मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी जो है वो स्टेट्स की पावर पे फोकस करना और उसके लिए जो मीन यूज करना वो इकोनॉमिक्स, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसने कॉलोनाइजेशन की सूरत में, वॉर्स की सूरत में बहुत डिस्ट्रप्शन की है। तो जो पर्सपेक्टिव इमर्ज हुआ और जिसने इस यानी इस बैकग्राउंड में इसको चैलेंज किया वो था लिबरल इकोनॉमिक्स, ठीक। और लिबरल इकोनॉमिक्स के जो फोर फादर है वो है एडम स्मिथ। हम जो फ्री ट्रेड है, फ्री मार्केट है, वो एडम स्मिथ से स्टार्ट होती है, उसके कंसेप्ट जो है वो एडम स्मिथ से स्टार्ट होता है। तो अगर आप मर्केंटलिज्म को सामने रखें जिसमें जो मेन एक्टर्स हैं वो स्टेट्स हैं, लिबरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि लिबरलिज्म हमने पढ़ा है, हमें पता है लिबरलिज्म का फोकस हमेशा इंडिविजुअल्स होते हैं, तो लिबरल इकोनॉमिक्स में मेन एक्टर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक। इंडिविजुअल्स कंज्यूमर्स भी हैं, इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसर्स भी हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक ज़ीरो सम गेम नहीं है, वो एक पॉजिटिव सम गेम है कि उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो उस बेनिफिट हासिल कर सकता है। और लिबरल इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये लिबरल इकोनॉमिक्स नहीं बताती, लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है जो हमने पहले पढ़ी थी कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो रैशनल है, हमने कहा था ना वो अक्लमंद है, वो रैशनल है। तो वो रैशनल बीइंग जिस वक्त मार्केट में जाके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा होता है। आप जाते हो मार्केट में, आपने कोई चीज़ अपनी सेल करनी है, आपकी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि ये जो मेरी चीज़ है ये प्रॉफिट में सेल हो, ठीक है, आपको अपना इंटरेस्ट चाहिए। जो बंदा खरीदने के लिए आया हुआ होता है उसकी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि ये चीज़ जितनी सस्ती मुझे मिल सकती है उतनी सस्ती मिले, वो भी सेल्फ इंटरेस्ट है उसका, ठीक। लेकिन जिस वक्त आप मार्केट में जाते हो और ये सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, रैशनल इंडिविजुअल्स, ये रैशनैलिटी है ना जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट डिफाइन कर रही है, ये जिस वक्त मार्केट में जाके इंटरेक्ट करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप यानी मार्केट में आपको ऐसा लगा हो कि हर दफ़ा मेरे साथ धोखा हो गया, आप भी बेनिफिट करते हो, चीज़ सेल आउट कर देते हो, जो खरीद रहा होता है
वो भी कहता है कि मेरा भी बेनिफिट हुआ। ठीक, ये तो सिंपल एक एक्टिविटी है लोकल लेवल पे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मर्केंटलिज्म स्टेट्स को कहता था कि आपने ट्रेड एक्टिविटीज़ में दूसरी स्टेट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, तो लिबरल इकोनॉमिक्स ने आके एडम स्मिथ ने, जिसकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वो हमें बताया कि जिस वक्त स्टेट्स जो होती हैं, यानी इंडिविजुअल जिस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो पॉजिटिव सम गेम होती है, दोनों गेन करते हैं। तो स्टेट्स भी जिस वक्त इन्वॉल्व होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ट्रेड में, कोऑपरेशन में, तो वो भी उससे गेन करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक को लाजमी जो है वो नुकसान होना है और दूसरे को लाजमी फ़ायदा होना है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कंसेप्ट जो है अच्छे अच्छे डिवाइस किए जो हम आज भी यूज़ करते हैं। जैसे हो गया कंपैरेटिव एडवांटेज का। ठीक, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी स्टेट जो है, आप कहते हैं कि मेरी स्टेट के पास मैन्युफैक्चर करने को कुछ नहीं है, वो बड़ी गरीब स्टेट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम पोटैटो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी स्टेट है वो कोई शायद आपको आईफोन दे रही है बना के। तो जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो हमें ये बताता है कि जिस वक्त आप कोई भी स्टेट किसी एक एरिया पे फोकस करती है, आपने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया, किसी स्टेट ने टेक्नोलॉजी पे फोकस कर लिया, लेकिन जिस वक्त आप आके आपस में वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको भी फ़ायदा होता है, उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है पोटैटो उगाने में वो उसके पास नहीं है, जो उसकी स्पेशलाइजेशन है आईफोन बनाने में वो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो इससे स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्रिएट होती है, एक नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर। पहले ये होता था मर्केंटलिज्म में कि स्टेट जो थी वो कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को गाइड करती थी, रन करती थी। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंडिविजुअल्स पे छोड़ दें, फ्रीली छोड़ दें, वो चूज़ करें, ठीक है, तो फिर हर इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी चूज़ करेगा, उसमें स्पेशलाइज करेगा। ठीक है, इसी तरह स्टेट स्पेशलाइज करेंगी और वो जिस वक्त आके ट्रेड करेंगी और कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो हमेशा दोनों को फ़ायदा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्टेट जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, वो हमेशा ट्रेड से फ़ायदा हासिल कर लेगी। तो हर किस्म की ट्रेड हो सकती है, हर किस्म की स्पेशलाइजेशन हो सकती है, और ट्रेड जो है एक पॉजिटिव सम गेम है। और इसके पीछे जो फिलॉसफी खड़ी है वो फिलॉसफी लिबरलिज्म की खड़ी है, ठीक? कि इंडिविजुअल भी फ्री है, ठीक है, एक्टिविटी में, और ट्रेड जो है जितने भी बैरियर्स मर्केंटलिज्म ने लगाए हुए थे कि बाहर से जो कोई गुड्स आएगी उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे, डिस्करेज करने के लिए। ठीक है, कि अमेरिका जो है वो, अमेरिका कह रहा हूँ, इंग्लैंड जो है वो एक इंपीरियल पावर है, उसने शायद जो है वो स्पेन की जो जितनी भी गुड्स हैं उस पर उसने टैरिफ लगाया हुआ है कि वहाँ से कोई भी गुड्स मेरी मार्केट्स में ना आ सके। ठीक है, इंडिया से वो सारा जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करके, हर चीज़ चीप प्रोड्यूस करके वो अपनी मार्केट्स में लेके आ रहा है। तो मर्केंटलिज्म जो है वो बैरियर्स क्रिएट कर रहा है, वो बैरियर इसलिए क्रिएट कर रहा है कि स्टेट्स जो है वो सिर्फ उन्हें फ़ायदा हो, और ये बैरियर्स आके लिबरल इकोनॉमिक्स ने गिरा दिए कि ये बैरियर्स हटा दो, फ्री ट्रेड करने दो, फ्री ट्रेड से सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बॉक्स 6.4 में आपको एक लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज नजर आएंगे। एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जिसका एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, जिसका ये 6.4 में लिबरल व्यू है इकोनॉमिक्स का, एक पैसेज कोट हुआ है। फिर रास्टो है, इस तरह के और काफ़ी सारे नाम हैं जो लिबरल इकोनॉमिक्स में शुरू में, जिन्हें अब तो क्योंकि इकोनॉमिक्स है ही लिबरल और लिबरलिज्म के ही, लिबरल इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कैंप्स हैं, तो उस वक्त जो फोर फादर्स थे, इनिशियल पायनियर्स थे, उसमें ये तीन जो है जिस वक्त जहन में आ रहे मेरे, ये बहुत बड़े नाम हैं, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का और रास्टो का। ठीक है, एडम स्मिथ ने आके वेल्थ ऑफ नेशंस में इस सब
फ़िलासफ़ी को चैलेंज किया, फिर उसको आगे आके रिकार्डो ने जो है वो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज का कंसेप्ट दिया। इसी तरह रास्टो ने जो है वो अपना स्टेजेस बताई कि अगर कोई कंट्री बैकवर्ड है, ठीक है, वो कैसे इकोनॉमिकली आगे जा सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। ये बॉक्स 6.5 देखें और इसको कंपेयर करें आप उसके साथ मर्केंटलिस्ट व्यू के साथ। जो रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का, मर्केंटलिस्ट कहते थे उसमें पॉलिटिक्स जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऑटोनमस एक्टिविटी है, उसका ऑटोनमस स्फीयर है, ठीक। मेन एक्टर्स वहाँ पे स्टेट्स थी, ठीक। यहाँ पे मेन एक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। ऑटोनमस होता है आज़ाद, जिसका बाकी से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। जिस तरह आप कहते हैं ना हमें ऑटोनमी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, यानी बाहर की कोई इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो ऑटोनमस इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहिए, ऑटोनमस होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स को डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि हमने क्या बिजनेस करना है, हमने कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, हमने किसके साथ ट्रेड करनी है, किसके साथ ट्रेड नहीं करनी, ठीक। और इकोनॉमिक गोल क्या है? इंडिविजुअल की वेलबींग, यानी ये सब एक्टिविटी यानी क्यों हो रही है, लिबरल इकोनॉमिक्स क्यों कह रही है कि ये सब कुछ करो, कि इसका एंड रिजल्ट ये होना है कि इंडिविजुअल ने प्रोग्रेस करनी है, उसकी वेलबींग होनी है। मर्केंटलिज्म के नीचे इंडिविजुअल की वेलबींग नहीं हो सकती, ठीक है। तो जिस तरह लिबरल फिलॉसफी पॉलिटिक्स में आके इंडिविजुअल की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी आके उसका अल्टीमेट गोल ये है कि इंडिविजुअल के पास ज़्यादा चांसेस हों, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, उसकी वेलबींग हो, उसकी प्रोग्रेस हो और वो प्रॉस्पर करे।